मुझे ये बताओ, बेसिडियोमाइसीटीज का जो हाइफा होता है वो सेप्टेट होता है या असेप्टेट होता है? जल्दी। हाइफा सेप्टेट होता है या असेप्टेट? ओके, सेप्टेट होता है। वेरी गुड बेटा। इसका जो सेप्टेट हाइफा होता है उसको विशेष नाम देते हैं। नाम क्या है बताओ? इसके हाइफा को क्या नाम दिया गया है? वेरी गुड बेटा। डोलीपोर सेप्टा बोलते हैं ना। डोलीपोर सेप्टा। ओके। और इसमें एक कनेक्शन होता है जो कि एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ता है। उस कनेक्शन का क्या नाम है? जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा। इसको बोलते हैं हम लोग क्लैंप कनेक्शन। वेरी गुड बेटा। गुड। क्लैंप कनेक्शन होता है। अच्छा, मुझे थोड़ा बताना, बेसिडियोमाइसिटीज जो है वो कैसा, किस तरीके का फंजाई है? मतलब उसका न्यूट्रिशन किस टाइप का है? कुछ बताया था क्या मैंने? बताना बताना थोड़ा। कहाँ पे ये पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है ये बताओ। हाँ, सॉइल में ग्रो करता है, और कहीं? वेरी गुड, लॉक्स पे ग्रो करता है। एक्सलेंट बेटा। और लॉक्स के अलावा बताओ। ट्री के स्टम्प पे। वेरी गुड बेटा। ट्री के स्टम्प पर ये पाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। और लिविंग प्लांट में भी पाया जाता है। ओके, गुड आसवी। लिविंग प्लांट जो में है उसी में भी ये पारासाइट के तौर पे पाया जाता है। ठीक है बेटा। तो पिछले क्लास में ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके हाइफा का स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर रखा था। आज हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए जी, सबसे पहला हेडिंग हम लोग देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सीधे हम लोग रिप्रोडक्शन पहले हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीटीज। रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज। ओके। तो चलिए बेटा जी, ऐसा करते हैं, रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीटीज को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? देखो, अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान देना। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें, ध्यान देना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे ना, तो जनरली, एक मिनट बेटा, लाइन पे रहना, एक मिनट। बेटा, एक मिनट होल्ड कर लो, जस्ट एक मिनट। हाँ सॉरी बेटा, आवाज आ रही है ना? जल्दी कंफर्म कर दो। ओके ओके ओके। ओके बेटा, गुड। हाँ चलिए, ठीक है। थोड़ा वो कॉल आ जाता है ना कहीं कहीं से, तो थोड़ा सा कभी इंपॉर्टेंट कॉल भी आ जाते हैं। तो ध्यान देना। हाँ। ओके ओके जैद, ओके तवज्जो, वेरी गुड बेटा। ध्यान दो। हम लोग अगर इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करें, तो हमें पता चलेगा ना, ये जो है ना, इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो याद रखने कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देखने को नहीं पाया जाता। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या लिखेंगे? असेक्सुअल
ये जो है ना, जनरली और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली नॉट फाउंड। ठीक है ना, इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नहीं पाया जाता। लेकिन अगर मान लो कहीं खुदा न खास्ते अगर देखने को मिला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, अगर कहीं देखने को मिला, तो कौन सा होगा, ध्यान देना, अगर ये देखने को मिला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इफ प्रेजेंट लिख देता हूं मैं, इफ प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट हुआ तो कौन सा होगा, तो वही फ्रैगमेंटेशन, टूट गया है और नया एक बन गया। ठीक है ना, फ्रैगमेंटेशन होगा इसमें। ठीक है बेटा जी, तो जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान देना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो फ्रैगमेंटेशन होगा, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो बेसिडियोमाइसीटीज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, और अगर देखने को मिलेगा तो वो जनरली फ्रैगमेंटेशन होगा। ठीक है, चलो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, वो अपने काम का चीज है। ठीक है ना, हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये यूनिक है। कैसे होता है, तो कहानी हम लोग इसका जानते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होने वाला है, हमको पता ही है, कैरियोगेमी सबसे पहले होता है। सबसे पहले दो फंजाई इस तरीके से अपने हाइफा को नजदीक में लाएगा, और आप में आपको तो पता ही है, इसमें न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है ना, तो नजदीक में लाया एक दूसरे को, और क्या होगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, प्लाज्मोगेमी करेगा ना बेटा, प्लाज्मोगेमी करेगा। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करने वाला है, साइटोप्लाज्म का ये फ्यूजन करने वाला है। बेटा अफजल, तुम पहली क्लास में आ रहा है और तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, नंबर लेकर के सर से हमसे बात कर पहले। ओके, ध्यान दो, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, प्लाज्मोगेमी में फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होने वाला है। ठीक है ना, कैसे होने वाला है, ध्यान देना, होगा क्या कि यहाँ पे ये दोनों आपस में सटेगा ना, और सटने के बाद क्या होने वाला है पता है ना हम लोगों को, इसका जो ये वाला एंड वाला जो सेल है आपस में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ता है, बहुत अच्छे से हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ना, याद करो, इसका एन, इसमें भी एन होगा, इसमें भी एन होगा, इसमें भी एन होगा, इसमें भी एन होगा, ये भी एन होगा, और होता क्या है यहाँ पे, ये वाले सेल आपस में जुड़ जाते हैं। जल्दी में चैट बॉक्स में हमको बताओ तो ये जुड़ करके जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जल्दी मुझे बताओ। ये जो जुड़ करके आपस में ये जो स्ट्रक्चर बनाया, दो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर, उसको क्या नाम देते हैं, जल्दी, कौन से स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है, वेरी गुड आसवी, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज, एक्सलेंट बेटा, डाइकैरियोन बोलते हैं इसको, हमारा ये डाइकैरियोन स्टेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा जी, डाइकैरियोन स्टेज, एक्सलेंट बेटा। ध्यान दो, तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मोगेमी हो गया, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है, प्लाज्मोगेमी के बाद जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगेमी ना, कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, होगा ना बेटा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएगा, और आपस में जुड़ने के बाद जो हमारा एन था, उस एन की जगह पे अब क्या आ जाएगा, उसके जगह पे आ जाएगा 2n। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे जो डब्बा बना उसमें हमारा क्या होगा, 2n न्यूक्लियस बन जाएगा, ये न्यूक्लियस बन जाएगा 2n, ये कैरियोगेमी ना। अब कैरियोगेमी के बाद वाला जो चीज है ना, वो इंटरेस्टिंग है अपने लिए, क्या होने वाला है, ध्यान दो, कैरियोगेमी के बाद देखते हैं। कैरियोगेमी के बाद तुम देखोगे ना, तो तुमको क्या पता चलेगा, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें मियोसिस होने वाला है ना, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाता है बेटा, जल्दी बताओ तो कमेंट में मुझे, चैट बॉक्स में बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाता है मियोसिस में, वेरी गुड बेटा फरहीन, नंबर ऑफ सेल 4 हो जाता है, क्रोमोसोम तो हाफ कर जाता है, हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर जाता है बेटा जी। ठीक है ना, तो मियोसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, 2n का n हो जाता है, और चार, हाँ वेरी गुड जवाब, और चार न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो चलो हम चार न्यूक्लियस यहाँ पे इस डब्बे में बना देते हैं, एक एन ये, दूसरा एन ये, तीसरा एन ये, चौथा एन ये, ऐसे बन जाता है। और बनने के बाद तुम क्या देखोगे, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में जैसे हनुमान जी का गदा होता है, कुछ गदा के जैसा संरचना यहाँ से निकलता हुआ तुमको दिखाई देगा, ऐसे,
फूला हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर यहां से निकलता हुआ आपको दिखाई देंगे। समझिएगा मेरी बात, बहुत आसान चीज में बता रहा हूं, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, ये गदा के जैसा संरचना बन जाएगा। और जो तुम न्यूक्लियस देख रहे हो, ये सारे के सारे न्यूक्लियस जो है ना, ये गदा के जैसा संरचना बना ना, उसके अंदर में जाने लगे। सारा जो न्यूक्लियस है, जितने भी 4 न्यूक्लियस हमने बताया है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, सारे न्यूक्लियस इस गधे वाले संरचना में जाना शुरू हो जाए। और उसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, होगा यूं कि ये जो गदानुमा संरचना है उसमें सारा न्यूक्लियस जाकर के जमा हो जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ ऐसे। और जब इस तरीके से जमा हो गया, तो अब क्या होने वाला है, ध्यान दो। तुम्हें क्या पता चलेगा, ये जो गदानुमा संरचना था, उसमें जहां जहां न्यूक्लियस जाकर के जुड़ा है ना, वहां वहां पे क्या हुआ है, कुछ ऐसे उभार बन गया है। कैसा उभार, तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। उन जगहों पे कुछ ऐसे उभार, दाने के जैसा उभार जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये दाने के जैसा उभार जो है वो देखने को निकल जाता है, ठीक है ना। और ये जो दाने के जैसा उभार है, उसमें अब न्यूक्लियस जाकर के बैठ गया। समझ रहे हो ना, उसमें वो जो न्यूक्लियस है, वो इस तरीके से जाकर के बैठ गया है। समझे। और इस तरीके से तुम देखोगे क्या, कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो हमारा है बना, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर जो गदा के जैसा तुमको दिख रहा है, इस गधे के जैसे संरचना को हम लोग विशेष नाम से जानेंगे। क्या नाम देंगे, चलो मैं इसको लिखता हूँ। ये जो गधे के जैसा संरचना बना, इसी संरचना को हम लोग बोलते हैं बेसीडियम। समझना, ये गधा के जैसा जो संरचना है, इस गधे के जैसे संरचना को हम लोग बोलते हैं बेसीडियम, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे बेसीडियम, ठीक है ना। और ये बेसीडियम क्या होगा, ध्यान देना, ये बेसीडियम क्या होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे हाइफा से ढका हुआ होगा ऐसे। हाइफा जो है ना बहुत सारा, इसको इस तरीके से चारों तरफ से कवर करके रखेगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये बेसिडियम जो हमारे अंदर में छुपा हुआ है, ठीक है ना। और ये बन गया क्या, हाँ, यहाँ पे ये जो तुमको ये इस संरचना जो बना के दिखा रहे थे, जो कि यहाँ पे ब्रांचिंग ऑफ हो रहा है, ये वाला भाग, ये जहां जिसमें न्यूक्लियस है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिडियो स्पोर, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिडियो स्पोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जी, ये बेसिडियो स्पोर बनाने वाला ये फ्रूटिंग बॉडी बना, इसीलिए इस पूरे बॉडी को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, ध्यान दीजिए, किस बॉडी को, तो ध्यान दीजिए किसकी बात मैं कर रहा हूँ, इस पूरे फ्रूटिंग बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे संरचना की बात कर रहा हूँ, जो कि हाइफा के लपेटने से और इस सारी संरचनाओं से मिलकर बना है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं बेसिडियो कार्प। ध्यान देना, इस पूरे संरचना को हम लोग बोल सकते हैं बेसिडियो कार्प, ठीक है ना। मतलब क्या, बेसिडिया या बेसिडियो स्पोर को बनाने वाला फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प कहलाएगा। सब पे ध्यान देना यहाँ पे, बेसिडियो मतलब क्या, बेसिडियो स्पोर, ठीक है ना, बेसिडियो स्पोर, ठीक है ना। उसको बनाने वाला जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हम लोग बेसिडियो कार्प, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिडियो कार्प जो हमारा है उसका फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये बेसिडियो स्पोर बन गया। एक समय आता है जब ये बेसिडियो स्पोर यहाँ से नोच करके गिर करके बाहर निकल जाता है। ये हमारा बेसिडियो स्पोर जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है ना। और यही बेसिडियो स्पोर जब बाहर निकल जाएगा तो होने वाला क्या है, ये बेसिडियो स्पोर डेवलप करेगा, और डेवलप करके एक नया फंजाई जो है उसमें बदल जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से ये सीक्वेंस बार बार चलती रहती है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि फंजाई में, बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने डिस्कस किया, सबसे पहले साइटोप्लाज्म आकर के फ्यूज करेगा, प्लाज्मोगेमी बोलेंगे, और डाइकैरियोन स्टेज का निर्माण होगा। फिर कैरियोगेमी होगी, और इस तरीके से 2n न्यूक्लियस का निर्माण होगा। फिर मियोसिस होगी, और इस तरीके से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होगा। और उसके बाद क्या होगा, इसमें गदानुमा संरचना बनने वाला है, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, बेसिडियम। सारे के सारे न्यूक्लियस उस गधे नुमा संरचना में जाकर के भर जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसमें थोड़ा छोटा छोटा सा साइटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबेंस बनेगा, और उसमें न्यूक्लियस फिट हो जाएंगे, और उससे बन जाएगा वो बेसिडियो स्पोर, ठीक है ना। और यही बेसिडियो स्पोर जब टूट के बाहर गिरता है, तो नया फंजाई का निर्माण होता है, ठीक है। तो बेटा ये मुझे बताओ चैट बॉक्स में, अभी जो भी हमने डिस्कस किया वो सारा कुछ क्लियर है क्या।
क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी मुझे बताओ, फिर अपन बात करते हैं। ओके जवाब, ओके फतेहा बेटा, वेरी गुड यस्मीन, आसवी वेरी गुड, ओके, नरगिस वेरी गुड, एक्सलेंट सैफ, गुड, ओके यास्मीन। अच्छा ये कैफ करके कौन लड़का है, अपने क्लास का है क्या बेटा? कमेंट करके बताना थोड़ा। हमें लग रहा है ये कोई स्पैम करने के लिए आया है। अजरूम वेरी गुड बेटा। सनवाज समझ में नहीं आया क्या? सनवाज, अच्छा, कोई नहीं बेटा, एक बार तुम इसको, हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको समझ लेना। नहीं आएगा तो तुम कल आते ही बोल देना कि सर एक बार फिर से बेसिडियो माइसिटीज का लाइफ साइकिल दोहरा दीजिए, मैं बताऊंगा। एक बार तुम खुद से वीडियो को देखने की कोशिश करना बेटा। अगले दिन पक्का प्रॉमिस, नहीं समझ में आया तो सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना? अच्छा तुम लेट से आए थे, लेट से आओगे बेटा तो कहाँ से समझ में आएगा? इशू तो तुम्हारा है। चलो कोई नहीं, अगले क्लास में नहीं समझ में आएगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? ओके बेटा, तो ये बेसिडियोमाइसीटीज का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है ना? बेसिडियोमाइसीटीज का हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेटा जी बेसिडियोमाइसीटीज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक फंगी को, जिसका नाम है पक्सीनिया। ध्यान देना, PUCCINIA, इसको हम लोग पढ़ेंगे पक्सीनिया। इसको हम लोग रस्ट फंगी के नाम से भी जानते हैं, रस्ट फंगी। होता क्या है कि ये फंगी पौधों में लग करके उसमें रस्ट क्रिएट करता है, जंग के जैसा जो है ना, काला काला संरचना का निर्माण करता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट फंगी के नाम से डिस्कस करते हैं। और जनरली ये जो हमारा गेहूं का पेड़ है, उस गेहूं के पेड़ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना? तो पहला हम लोग इसको याद करेंगे पक्सीनिया को। दूसरा हम लोग कौन सा याद करेंगे? तो दूसरा जो फंगी है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट या सेल्फ फंगी, ठीक है ना? ब्रैकेट या इसको हम लोग सेल्फ फंगी के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो दूसरा एग्जांपल हम लोग रखेंगे रखेंगे याद रखेंगे, ब्रैकेट या सेल्फ फंगी। इसको ब्रैकेट ब्रैकेट फंगी क्यों बोलते हैं, या इसके पीछे एक कारण बताता हूँ। असल में इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है ना, वो ब्रैकेट के जैसा होता है, ठीक है ना? चूंकि इसका फ्रूटिंग बॉडी ब्रैकेट के जैसा होता है, कॉमा के जैसा, ऐसे नहीं ब्रैकेट बनाते हैं, इस तरीके का होगा, ठीक है ना? तो चूंकि इसका फ्लोटिंग बॉडी ब्रैकेट के जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रैकेट ब्रैकेट फंगी या सेल्फ फंगी के नाम से भी डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल जो है वो है हमारा पफ बॉल, नाम है फंजाई का, पफ बॉल, ठीक है ना? तो तीसरा एग्जांपल हम लोग पफबॉल के बारे में हम लोग याद करेंगे। इसकी भी खासियत यही है, इसका फ्लोटिंग बॉडी पफबॉल के होता है, उसी के जैसा होता है, मतलब फूला हुआ संरचना होगा, ठीक है ना? तो चूंकि इसका स्ट्रक्चर जो है फ्लोटिंग बॉडी, ध्यान देना, इसका फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है ना, पफ लाइक अपीयरेंस होता है, फूला हुआ होता है, ठीक है ना, पफ के जैसा होता है। इसीलिए इसको हम लोग पफ बॉल के नाम से डिस्कस करते हैं। हम लोगों को याद रखना है, अपने किताब का एग्जाम्पल है ये। और सबसे फेमस एग्जाम्पल तो अपना मशरूम, जो हम लोग खाते भी हैं, ठीक है ना, मशरूम, ठीक है ना, मशरूम जो है वो सबसे फेमस एग्जाम्पल, ठीक है ना? ये मशरूम जो है वो भी इसी के एग्जाम्पल जो हमारा है वो होगा, ठीक है ना? पता है आपको मशरूम में सबसे जो डिलीशियस, सबसे जो खाने में अच्छा मशरूम है, उसका नाम क्या है? मैं लिखता हूँ। मशरूम में सबसे फेमस एग्जांपल जो मशरूम का होता है, जो है वो हमारा है अगैरिकस, ठीक है ना? अगैरियस, अगैरिकस, अगैरिकस। ये जो है ना, इस मशरूम को माना जाता है कि ये सबसे अच्छा खाने में लगता है, ठीक है ना? ये मोस्ट डिलीशियस है, मोस्ट डिलीशियस या स्वादिष्ट बोल सकते हैं। जबकि कुछ मशरूम तुमको पता है जहरीले भी होते हैं, पॉइजनस मशरूम भी होते हैं, उनको खाने पे आदमी मर जाता है, ठीक है ना? तो अगर हम लोग मोस्ट पॉइजनस मशरूम की बात करेंगे, तो उसमें एक एग्जांपल मैं लिखूंगा, वो है अमेंटिया,
AMANTIA, आमेंटिया। ये मोस्ट पॉइजनस है, इसको लोग नहीं खाते हैं, ठीक है ना। इसको लोग खाएंगे तो मर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉइजनस, हमारा एक और चीज, जो पॉइजनस मशरूम होते हैं ना, उसको एक और नाम से डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। मैं यहीं पे स्टार्ट पॉइंट करके लिख देता हूँ कि जो पॉइजनस मशरूम होते हैं उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्या। तो पॉइजनस मशरूम को हम लोग टोड स्टूल के नाम से भी जानते हैं, टोड। ऐसा माना जाता है कि जो बड़ा वाला जो मेढक होता है उसका स्टूल है, उसका मल है, ऐसे पहले के जमाने में लोग समझते थे। इसीलिए इस पॉइजनस जो मशरूम है उसको टोड स्टूल के नाम से भी डिस्कस करते हैं। तुम लोग गोबर छत्ता का नाम जानते हो क्या? गोबर छत्ता कभी देखे हो? हाँ या ना? नहीं देखा कोई? ओके बेटा जी, हाँ। जो गोबर छत्ता की हम लोग बात करते हैं ना, वेरी गुड बेटा, हाँ। गोबर छत्ता जो होता है ना, जो गोबर पे उगता है, ठीक है ना, उसको हम टोड स्टूल के नाम से डिस्कस करते हैं। तुम कभी नहीं देखे हो कि गोबर छत्ता कोई सब्जी बनाता है? नहीं बनाता है, क्योंकि वो जहरीला होता है, ठीक है ना। एमेंटिया वगैरह होता होगा, ठीक है ना। तो मशरूम में खाने वाला जो मशरूम है वो ठीक है, जो खाने वाला नहीं है उसको पॉइजनस है, और जनरली उसको हम लोग बोलते हैं टोड स्टूल, ठीक है ना। उसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं और लिखूंगा, अपने बुक में एक एग्जाम्पल और दे रखा हुआ है। कौन सा? ध्यान देना। नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल हम लोग बात करें बेटा जी, तो नेक्स्ट नंबर हमारा है स्मार्ट फंगी। स्मार्ट, स्मार्ट नहीं, स्मट, स्मट फंजाई बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। स्मर्ट फंजाई का एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसमें हमारा जो है ना सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है वो है हमारा यूस्टिलैगो। यूस्टिलैगो एग्जाम्पल है स्मर्ट फंजाई का, ठीक है ना। और ये जो हमारा यूस्टिलैगो जो हमारा है ना, सामान्यतः ये जो है ना वीट जो पौधे होते हैं उस पे बीमारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो बेटा बहुत सारे हमारे फंजाई हैं, लेकिन जो सबसे मेन मेन फंजाई है उसका हमने यहाँ पे नेमिंग किया है। कौन कौन से मेन मेन फंजाई है फिर से मैं बोलता हूँ। सबसे पहला पक्सीनिया, जो बहुत सारी बीमारी कॉज करता है। रस्ट फंगी है, इस ये जनरली रस्ट कॉज करता है अलग अलग पौधों पे। वीट या गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारा ब्रैकेट फंगी या सेल्फ फंगी। इसको ब्रैकेट क्यों बोला गया है बेटा? इसको ब्रैकेट बोला गया है क्योंकि इसका फ्लोटिंग बॉडी जो होता है ना, वो बेसिडियो कार्प या फ्लोटिंग बॉडी इसकी जो होती है वो ब्रैकेट की जैसा संरचना बनाता है। तीसरा पफ वॉल। पफ वॉल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका भी फ्लोटिंग बॉडी जो होता है वो फूला हुआ संरचना के रूप में होता है, इसलिए इसको हम लोग पफ वॉल बोलते हैं। मशरूम की बात करेंगे तो मशरूम के बारे में तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। इसके बारे में क्या याद रखना है कि इसका सबसे जो डिलीशियस, सबसे जो बेहतर खाने में जो लगता है उसका नाम है अगैरिकस, ठीक है ना। और जो सबसे जहरीला है वो है अमेंटिया, ठीक है ना। और जो खाने लायक नहीं होते हैं या जहरीला जो होते हैं ना, ठीक है ना, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग टोडिस्टूल के नाम से जानते हैं। आसिफ पूछे है सर स्मर्ट फंगी क्या होगा? बेटा स्मर्ट फंगी जो है ना वो स्मर्ट डिजीज कॉज करता है, इसलिए स्मर्ट फंगी उसको बोला गया है, ठीक है। स्मर्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्मर्ट फंगी, उसमें हम लोग ये याद रखेंगे यूस्टिलैगो उसका फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इतना एग्जाम्पल तो बेटा याद रखना ही है, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन इससे खूब आते हैं, केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। अब मुझे ये बताओ कि ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? जल्दी मुझे बताओ। स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है वो क्लियर है क्या बेटा? ओके एक्सलेंट बेटा, सफीना, फतेहा, तबस्सुम, ओके फरहीन, ओके कैफ, गुड, नरगिस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। ओके बेटा, ओके शहनवाज। चलिए ध्यान दीजिए, इससे अपन आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक कौन कौन सा डिस्कस कर चुके हैं? अस्कोमाइसिटीज, उसके बाद हमने डिस्कस किया फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद हमने डिस्कस किया बेसिडियोमाइसिटीज। एक बार मेरा मन है फिर से हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिस्कस कर लें। जल्दी मुझे बताना, अस्कोमाइसिटीज का हाइफा कैसा था? जल्दी मुझे बताओ, सेप्टेट या असेप्टेट, केवल इतना बोलो। अस्कोमाइसिटीज का हाइफा कैसा था, सेप्टेट या असेप्टेट? क्विकली। वेरी गुड सफीना, असेप्टेट बेटा, असेप्टेट, असेप्टेट, ओके। असेप्टेट हाइफा को हम लोग एक और नाम से जानते थे, क्या बोलते थे जल्दी बताओ? मल्टी न्यूक्लिएट बोलते थे या एक और नाम था? जल्दी बताओ, मल्टी न्यूक्लिएट या, जल्दी।
ओके वेरी गुड बेटा, हाँ सिनोसाइटिक, वेरी गुड एक्सलेंट बेटा। मल्टी न्यूक्लिएट बोलते थे, या इसको हम लोग सिनोसाइटिक हाइफा बोलते थे, एक्सलेंट, ओके गुड। अच्छा चलो ये बताओ, फाइकोमाइसीटीज का हाइफा कैसा है, सेप्टेट या असेप्टेट? जल्दी बताओ, सेप्टेट या असेप्टेट, कैसा हाइफा है? वेरी गुड सफीना, वेरी गुड एक्सलेंट बेटा, सेप्टेट है, वेरी गुड। ओके बेटा वेरी गुड, सेप्टेट है, गुड गुड एक्सलेंट। और बेसिडियोमाइसीटीज का असेप्टेट है सेप्टेट है, जल्दी बताओ मुझे, सेप्टेट या असेप्टेट? वेरी गुड तबस्सुम, सेप्टेट, एक्सलेंट बेटा, सेप्टेट। ओके, एक और नाम से इसको हाइफा को जानते हैं, जल्दी बताओ कौन सा नाम है इसका, एक और नाम से इसको जाना गया है वेसिडियोमाइसीटीज को, हाँ वेरी गुड, इसको हम लोग क्लब फंजाई भी बोलते हैं। इसे हाइफा को एक और नाम से जानता है, या इसे सेप्टा को, सॉरी इसका सेप्टा को एक और नाम से जाना गया है, क्या बोला गया है इसे सेप्टा को? हाँ वेरी गुड बेटा, डोलीपोर सेप्टा बोलते हैं, डोलीपोर सेप्टा। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्लब कनेक्शन होता है। एक्सलेंट बेटा, एक और चीज बताओ, सबके हैबिटेट के बारे में बता दो, अस्कोमाइसीटीज कहाँ पाया जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताओ तो, अस्कोमाइसीटीज कहाँ पाया जाएगा जनरली? जल्दी दो दो अल्फाबेट लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, दो दो अल्फाबेट अगर टाइप कर दोगे तो भी पता चल जाएगा। अस्कोमाइसीटीज, हाँ वेरी गुड, ओके, और गुड, हाँ वेरी गुड बेटा। नहीं, अस्कोमाइसीटीज कहाँ पाया जाता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा, एक चीज तो उल्टा पुल्टा कर दिए तुम लोग, हमको लग रहा था गलती कर रहे हैं। ये फाइकोमाइसिटिस जो होता है वो सिनोसाइटिक होता है, और अस्कोमाइसिस जो होता है वो सेप्टेट होता है, सॉरी तुम लोग उल्टा पुल्टा कर दिए। फाइकोमाइसिटिस जो होते हैं वो होते हैं सेप्टेट, अस्कोमाइसिटिस होते हैं असेप्टेट। ओके, ओके वेरी गुड बेटा। हाँ हाँ फतेह, सही सही थे तुम। ओके नरगिस, वेरी गुड बेटा। हाँ कोई नहीं फतेह, वेरी गुड, हमसे ही थोड़ा गलती हो गया। चलो ठीक है, तो अस्कोमाइसिटिस का एग्जांपल ईस्ट है ना, फेमस एग्जांपल। और फाइकोमाइसीटीज के बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग लोअर फंजाई भी बोलते हैं ना, लोअर फंजाई बोलते हैं। जनरली एक्वेटिक होता है, पैरासाइटिक ऑन प्लांट बॉडी होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जबकि मेसिडियोमाइसीटीज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि मेसिडियोमाइसीटीज जो हमारा होता है ना, अगर इसके बारे में बात करेंगे कि इसका हैबिटेट कहाँ होता है, तो जनरली हम लोग देखते हैं सॉइल लॉग या डैम वगैरह सब पे पाया जाता है ना। तो ये हम लोग तीनों डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वाले को, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसीटी। तो चलिए जी, सबसे लास्ट वाले फंजाई के बारे में हेडिंग दे हम लोग, जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है ना, ड्यूटेरोमाइसीटीज। पहले हम लोग शब्द पे गौर करते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, अगर हम लोग इसके शब्द के बारे में बात करेंगे तो ये दो शब्द का बना हुआ है। पहला तो है ड्यू, डी यू, यहाँ पे एक मेरे स्पेलिंग गलत हो गया, पहला तो है डी ई यू, डी ई यू, ड्यू। तो ड्यू का मतलब क्या होता है, चलिए जी सबसे पहले वो हम डिस्कस कर लें। ड्यूटेरो का मतलब क्या होता है? देखो ड्यूटेरो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, ठीक है ना, झूठा आदमी जैसे होते हैं वैसे ही। और माइसिटीज का तो मतलब हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है फंजाई, ठीक है ना। तो ड्यूटेरोमाइसिटी जो है ना, ऐसे फंजाई हैं जिनको झूठा फंजाई बोले। ऐसा क्यों जी? तो उसके पीछे कारण है। देखो, एक और नाम इसको हम लोग पुकारते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। ड्यूटेरोमाइसिटी इसको बोल दो, या इसको तुम इम्परफेक्ट फंगी बोल दो, बात बराबर है। तो भाई साहब, इसको इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोला जाता है? उसके पीछे कारण है। असल में है क्या, कि हर एक फंजाई में, चाहे अस्कोमाइसिटीज था, चाहे हमारा बेसिडियोमाइसिटीज था, चाहे हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज था, सॉरी फाइकोमाइसिटीज था, सब में हमने क्या देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में होता था। लेकिन ये एक लौता ऐसा फंजाई का ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं खोजा गया है, ठीक है ना। बोल सकते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, ठीक है ना। बेटा जी, चूंकि इसके लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा ही नहीं गया है, खोजा ही नहीं गया है, यही कारण है कि साइंटिस्ट लोगों का कहना है ना कि ये इम्परफेक्ट फंगी है, ठीक है ना। इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंगी बोला गया है, ठीक है ना। परफेक्ट नहीं है, ये इम्परफेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में, इसके जिंदगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से डिस्कस करते हैं।
ठीक है ना। लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ी घटना है इस फंजाई के बारे में। ठीक है ना। और यही कारण है कि इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा इम्परफेक्ट फंगी है। या बेटा जी इसको फॉल्स फंगी भी यही बोलते हैं, झूठा फंगी। कोई पूछा रहे तो फंगी है, तो ना ना ये फंगी नहीं है। क्यों? तो क्योंकि उसके अंदर मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। चूंकि इसके लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग झूठा फंगी या इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंगी के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो मुझे ये बताओ, इसको ड्यूटेरोमाइसिटिस क्यों बोला गया है, या इसको इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोला गया है? ये चीजें क्लियर हुई? हाँ या ना? जल्दी मुझे बताओ। ओके वेरी गुड फतेहा, ओके एक्सेलेंट बेटा, गुड गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट हम लोग 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होने से पहले इसको सेव कर लेते हैं। और मुझे ये बताओ, कल नोट्स मिल गया था सबको? हाँ या ना? नहीं अभी बात करने वाले हैं, जस्ट 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो नया पेज लेना पड़ेगा ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। ओके। अच्छा नोट्स में दिक्कत हुआ है ना? किसको किसको दिक्कत हुआ तो हाथ उठाना, हैंड रेस करना। ओके नरगिस, वेरी गुड फरहीन। ओके कपिल, ओके आसवी, गुड। चलो ठीक है। तो फातिमा मैं तुमको अलाउ करता हूँ, तुम बोलना हमको क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा, बताना सबको एक बारी बारी से, मैं सुनना चाहता हूँ। सफीना तुम बताओ पहले, मैंने तुमको अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट कीजिए और बेटा बोलिए हमको क्या दिक्कत हुआ। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, बताओ क्या दिक्कत हुआ। थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, मैं दूसरा वाला तुमको भेजता हूँ, ठीक है ना। दूसरा भेजता हूँ। जी। ओके बेटा, नेक्स्ट थैंक यू बताओ। सर। हाँ वेलकम। नेक्स्ट मुझे और बताओ। एक मिनट म्यूट कर लेना बात। सफीना बेटा, बेटा म्यूट कर लेना। ओके। हाँ म्यूट कर लीजिए। ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ नेक्स्ट फतेहा तुम बताओ, अनम्यूट कर रहा हूँ तुम्हें मैं। बोलो फतेहा, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। साहिन तुम बताओ, फतेहा वो नहीं बोल पा रही है। साहिन बोलो। आरफा तुमको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है। बोलोगी नहीं तो कैसे होगा। चलो कोई नहीं, मैं नया फिर से भेज देता हूँ, ठीक है ना। फिर से मैं एक नया फाइल जो है भेज देता हूँ। कर रहे थे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को फॉल्स फंजाई क्यों बोला जाता है। हमने डिस्कस किया कि ड्यूटेरोमाइसिटीज फॉल्स फंजाई इसलिए है क्योंकि उसमें अगर हम लोग देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो हमें पता चलेगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। चलिए उससे आगे बात कर लेते हैं कुछ। ध्यान दीजिए, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में और अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, ड्यूटेरोमाइसिटिस या फॉल्स फंजाई। तो पता है ये फॉल्स फंजाई है, लेकिन इसके बारे में तुमको इंटरेस्टिंग चीज बता दें कि इसमें हाइफा जो है ना एकदम सेप्टेट है। ठीक है ना। हाइफा इसका है ना अस्कोमाइसिटिस के जैसा दिखता है। ठीक है ना। इसमें जनरली सेप्टेट हाइफा दिखेगा, उसके साथ साथ हाइफा ब्रांच भी होता है। ठीक है ना। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफा इसमें दिखेगा। ठीक है ना। तो इसका हाइफा जो है वो ठीक ठाक है, सेप्टेट भी है ब्रांच्ड भी है, तो इसके हाइफा के बारे में बात कर सकते हैं। हाइफा इसका डेवलप्ड है, ठीक है ना, सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। ठीक है ना। चलिए जी इसके अलावा देख लेते हैं और क्या चीजें हैं, देखते हैं। आपको पता है, अगर इसको आप खोजने चले कहाँ पे पाए, खोजने चले कहाँ कहाँ मिलेगा ये, देखने चले ढूंढने चले इसको तो कहाँ दिखने वाला है, ध्यान दीजिए। जनरली आप देखेंगे क्या कि ये जो फंजाई होता है ना, ये जनरली जो होते हैं ना, सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होगा। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, सड़े गले चीजों को खाने वाला। या कैसा होगा ये, पारासाइटिक होगा।
हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग को जो खुजली होता है ना, इस ड्यूटेरोमाइसीटीज के कारण ही होता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे तो पता है आपको, इसमें से बहुत ज्यादा नंबर के बहुत ज्यादा ऐसे फंजाई है जो कि मिनरल साइकिल या जो खनिज लवण है ना, उसका चक्र जो है वो चलाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज। मैं एनसीईआरटी का नाम मतलब लाइन लिख रहा हूँ। अ लार्ज नंबर ऑफ क्या, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या करते हैं, तो ये जो है ना, एक्ट करते हैं एज, कैसा, तो अपघटन करता है या डिकम्पोजर, तोड़ने वाला, डिकम्पोजर। ठीक है ना। एंड हेंस, क्योंकि अपघटन का काम करते हैं इसलिए किसमें हेल्प करने वाले हैं, तो ये हेल्प करने वाले हैं इन मिनरल साइकिल। ठीक है ना। ये जो है ना, मिनरल साइकिल जो होता है, जो लवण चक्र होते हैं, खनिज लवण चक्र, उसमें ये हेल्प करते हैं। मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग बोल सकते हैं ना। तो हम लोग को अगर कोई पूछे कि भाई साहब थोड़ा बताइए कुछ ये ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में, तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ये बता देंगे कि भाई साहब इसका सेप्टा जो है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि ये सेप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। तीसरी पहचान इसकी ये है कि ये अपघटनकर्ता फंजाई के रूप में, डिकम्पोजर के रूप में जाने जाते हैं। और चूंकि ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, इसलिए ये मिनरल साइकिल या खनिज लवण का जो चक्र होता है, इसके लिए अपने लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो बेटा जी, ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में इतना चीज तो आपको क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी मुझे बताइए, जो भी स्क्रीन पे रिटर्न है ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में, वो क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, एक्सलेंट बेटा, जल्दी बताओ। गुड, गुड बेटा, एक्सलेंट। ओके अनस, ओके यास्मीन, यास्मीन तुम क्लास में भी एब्सेंट थी क्या बेटा? अजून, वेरी गुड। यास्मीन तुम क्लास में एब्सेंट थी क्या अभी? जल्दी बोलो। तो चैट बॉक्स में क्यों नहीं थी तुम, दिख नहीं रही थी उस समय से? ध्यान रखना, टाइम पे आना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसके बारे में इतना डिस्कस कर लिए। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वो तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई साहब इसमें हम कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखेंगे। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गलती से भी नहीं दिखेंगे। इसलिए तो उसको बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारा इम्परफेक्ट फंगी है, ये ड्यूटेरोमाइसीटीज है। एक और चीज इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ना, ठीक है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम देखोगे तो वो केवल और केवल एक तरीके का है। ध्यान देना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो केवल और केवल एक तरीके का है। कौन सा? तो केवल और केवल जो है ना, ओनली बाई बाई कोनिडिया, कोनिडियो स्पोर जिसको बोलते थे, वो वाला कोनिडिया। केवल और केवल कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा ही इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कोई भी प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को नहीं मिला है। एक्सलेंट बेटा फरहीम, सफीना, वेरी गुड बेटा। ठीक है ना। तो देखो, एक तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, और जो बेचारे में हो रहा है वो भी केवल एक तरीके का। ठीक है ना। केवल और केवल कोनिडिया के द्वारा, और किसी के द्वारा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये याद रखना है हम लोगों को। एक काम का बात तुमको बताते हैं, पता है, इम्परफेक्ट फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ऐसी बात नहीं है। उसमें होता होगा लेकिन हमें मालूम नहीं है। ठीक है ना। देखो, इम्परफेक्ट फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है हमको मालूम ही नहीं है, इसलिए हम ना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें होता हो। अनस हायर फंगी है बेटा, ये हायर फंगी है, एडवांस है ना, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ध्यान देना। इसमें देखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है हमको पता नहीं। तो ऐसे लिख दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, हमें पता नहीं है ना। होता है कि नहीं होता है हमको पता ही नहीं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं लिख रहा हूं उस पर गौर करना। व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिस्कवर्ड, मान लो तुम बड़ा साइंटिस्ट बना और तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोज लिया इसमें। ठीक है ना। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर कर लिया, तब क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे, उस फंजाई को, ठीक है ना, इसको अलग फाइलम में, अलग ग्रुप में डाल दोगे, केप्ट इन सेपरेट ग्रुप, किसी अलग ग्रुप में डाल दोगे। कौन से ग्रुप में? तो वो जो सेपरेट ग्रुप हमारा होगा, वो कौन सा होगा बेटा जी, ध्यान दीजिए। आप सेपरेट ग्रुप में आप डाल देंगे इसको, या तो इसको अस्कोमाइसिटीज में डाल देंगे, या तो इसको आप फाइकोमाइसिटीज में डाल दोगे, या तो इसको आप बेसिडियोमाइसिटीज को में डाल देंगे। मतलब क्या? देखो, सच तुमको बताएं तो बात ये है, समझना मेरी बात। बात ये है कि जब तक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा है किसी फंजाई,
तब तक आप उसको यहाँ पे डाल के रखिए, शौक से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको उठा करके जिससे संबंधित है, अगर अस्कोमाइसिटी से संबंधित है उसमें डाल देंगे, अगर फाइकोमाइसिटी से संबंधित है तो उसमें डाल देंगे, ड्यूटेरोमाइसिटिस से संबंधित है तो उसको उसमें डाल देंगे। मतलब क्या, वास्तव में ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है ना, नहीं होता है कि अभी पूरा उसके बारे में हमें पता नहीं है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं खोज पाए हैं, तब तक के लिए ही उसको हम लोग रखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस में। जैसे ही हमको पता चल जाता है तो जिस फाइलम के होते हैं या जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, उस ग्रुप में हम लोग डालते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज दिमाग में रख लो कि ड्यूटेरोमाइसिटिस जो होता है ना, उसमें असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगा, उस फंगी को वहां से उठाएंगे, जिससे संबंधित है उसमें डाल देंगे। ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट जो मैंने बताया वो क्लियर है क्या, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी। इज इट क्लियर जो मैंने बताया बेटा? वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट एक्सलेंट गुड। हाँ, वेरी गुड बेटा, ओके ओके। एक क्वेश्चन बेटा ने लिखा है, सर ड्यूटेरोमाइसिटिस का अनदर नेम अन अनमॉर्फिक फंगी और माइटोस्पोरी फंगी है। बेटा अनस, ये मुझे पता नहीं, ये मुझे पता ही नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, तुम बोले हो तो मैं चेक करके बताऊँ। एक मिनट बेटा लाइन पे रहना, सॉरी। ओके सॉरी बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है ना, उसमें केवल सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर गलती से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने देखने को अगर मिल गया, तो उसको वहां से उठाएंगे, दूसरे ग्रुप में ला करके रख देंगे। ठीक है ना। तो ये था हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है ना। अपन यहीं पे आज इसको कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और ज्यादा संभावना है कि अगली क्लास में इस चैप्टर को अपन टर्मिनेट भी करेंगे, कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है ना बेटा। तो इस सब का नोट्स बना लो अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके गुड बेटा। किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ फतेहा बोलो, बोल बेटा। किसी को भी कोई क्वेश्चन तो जल्दी मुझसे पूछो, किसी भी तरीके का। हाँ सफीना, दूसरा नोट्स में मैं भेज दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये जो है ना, जो भी मैंने क्लास में बनाया है, इस सबको अच्छे से एक अलग से नोट्स में बनाओगे, क्लासरूम वाला नोट्स अलग होना चाहिए, और वो नोट्स अलग होना चाहिए। और जो उसमें समझ में नहीं आया उसको छोड़ देना, हम लोग क्लास में ही उसको डिस्कस कर लेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना।